स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बचपन से ही अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर ज्यादातर बच्चों को जो पुस्तक पढ़ाई जाती है वो NCERT की होती है। काफ़ी बेसिक माना जाता है इसको, और इनफैक्ट बड़े होकर भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको पता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है NCERT की जो टेक्स्ट बुक है। लेकिन क्या हुआ है कि इसके अंदर आज 2024 में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। इस बदलाव को लेकर जो ऑपोजिशन है वो काफ़ी नाखुश है। ऑपोजिशन ने डायरेक्टली सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर अटैक किया है और ये कहा है कि सरकार यहाँ पर जो RSS की विचारधारा है उसको थोपने की कोशिश कर रही है। यह खबर आप देख सकते हैं, NCERT चीफ सेज चेंजेस इन टेक्स्ट बुक ऑन अयोध्या डिस्प्यूट एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से बदलाव हैं इसके अंदर। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, तो ये 3 लाइव बैच अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया गया। अभी भी आपके पास मौका है, इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्जैक्टली आपके पास 1 साल बचेगा इसकी प्रिपरेशन में। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की प्रिपरेशन मिलती है। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसको ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने जो अपना करिकुलम है स्कूल टेक्स्ट बुक का, उसके अंदर चेंजेस किया है। और उनका यह कहना है कि जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत हम अपने पुस्तक को चेंज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 2014 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो करीब 4 बार रिवीजन और अपडेशन हुआ है NCERT के टेक्स्ट बुक का। इनफैक्ट मुझे याद है शायद लास्ट टाइम 2022 में इसको अपडेट किया गया था और उस समय भी कई सारे इश्यूज जो हैं वो खड़े हुए थे। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि आखिरकार ये चेंज क्यों किया जा रहा है। देखिए, यहां पर जो NCERT के जो डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो रिविजन्स हैं दे आर ग्लोबल एक्सरसाइज एंड एनुअल एक्सरसाइज, इसको हमें लगातार अपडेट करना पड़ता है। और ये अपडेट ऐसा नहीं है कि हम अपने मनमाने तरीके से करते हैं। यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कमिटी होती है, वो जो डिसीजन लेती है उनके द्वारा बताया हुआ चीजें ही हम अपडेट करते हैं। और फर्दर उनके द्वारा यह बोला गया कि यहां पर कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो इररिलेवेंट हो जाते हैं आज के डेट में। तो जरूरी है कि हम अपने बुक्स को अपडेट करते रहें। साथ ही साथ यहां पर जो नया इंफॉर्मेशन दुनिया के अंदर आता जा रहा है उसको भी हमें डालना होता है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन है, स्पेशली कोविड पैंडेमिक के दौरान काफी बढ़ गया था, उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, ताकि जैसे आपने देखा होगा NCERT की भी टेक्स्ट बुक अगर आप कई बार पढ़ोगे तो कई बार आपको 2 क्लासेस में वही सेम चीज रिपीट देखने को मिलती है। मान लीजिए अगर आपने 7th क्लास में पढ़ा तो हो सकता है 8th क्लास में भी वही टॉपिक मिले, तो वो रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी की वजह से ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अभी रिसेंटली 2024 में ये जो चेंजेस किया गया NCERT के टेक्स्ट बुक में, उसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला और बड़ा चेंज यहां पर जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है वो ये है कि बाबरी मस्जिद, आपको पता ही होगा, फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसके बाद यहां पर जो राम मंदिर है उसको बनाया गया फाइनली, हम सब जानते हैं। तो क्या है कि पहले वाले अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का NCERT का टेक्स्ट बुक था उसके अंदर बाबरी मस्जिद मेंशन था। लेकिन अभी क्या हुआ है, यहां पर बाबरी मस्जिद की जगह 3 डोम स्ट्रक्चर ये मेंशन किया गया है। पहले वाले टेक्स्ट बुक में बेसिकली ये लिखा हुआ था जो बाबरी मस्जिद है एज अ 16th सेंचुरी मॉस्क, जो कि मुगल एम्परर बाबर का जो जनरल था मीर बाकी, उसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन अभी जो रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं दिया गया है। इसमें बस यहां पर यह कहा गया है 3 डोम्ड स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हो ये 3 डोम जो है आपको देखने को इस तरह से मिलते थे बाबरी मस्जिद का, तो इसी के नाम से इसको एड्रेस किया जा रहा है। फर्दर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो टेक्स्ट बुक है इसमें अयोध्या वाला जो सेक्शन था उसमें 4 पेजेस से उसको घटाकर 2 पेज कर दिया गया है। पहले 4 पेज में काफी लेंदी चीजें बताई गई थी उसके अंदर, तो उसको अब छोटा करके सिर्फ 2 पेज के अंदर अयोध्या वाला जो सेक्शन है उसको रखा गया है। फिर दूसरा यहां पर जो एक बड़ा चेंज किया गया है, अब आपको पता होगा, आजाद पाकिस्तान करके बुलाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि ये जो जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, स्पेशली भारत में भी आप देखोगे ज्यादातर लोग इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर करके बुलाते थे। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो एरिया है जो इस समय पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान ने इलीगली लिया हुआ है,
अब इसको बोला गया है कि टेक्स्ट बुक के अंदर पहले आजाद पाकिस्तान बोला जाता था, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में इस साइड से अगर आप देखोगे तो इसको ये लोग आजाद कश्मीर बुलाते हैं, ठीक है, और हम जनरली इसको पीओके के तौर पर कहते थे। इनफैक्ट मैं भी जब वीडियोस वगैरह बनाता हूं तो हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन अब यहां पर जो टेक्स्ट बुक आया है उसके अंदर यह कहा गया है कि हमें POJK इसको बुलाना चाहिए, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इस एरिया की बात करते हैं तो ये तो जम्मू कश्मीर हो गया ना, ये तो यूनियन टेरिटरी है इस समय। हो सकता है आगे चलकर यहाँ पर इसको फुल स्टेटहुड मिल जाए, लेकिन जो भी है ये जो एरिया है वो अगेन यहाँ की जब हम बात करते हैं तो इसको हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बुलाना चाहिए। तो ये बेसिकली चेंज किया गया है कि आज़ाद पाकिस्तान ना बुलाकर इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पर फर्दर आप देख पाओगे बोला गया है कि चाइनीज एग्रेशन, ये पहले मेंशन नहीं था। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर जो चैप्टर 2 है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा इस बुक के बारे में। तो यहां पर एक टाइटल है रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशन। तो बेसिकली इसके अंदर यह समझाया गया कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, पहले वाले अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ था दोनों देश के बीच में, भारत और चाइना के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सुलझ नहीं पा रहा है। लेकिन देखिए आपको समझने की जरूरत है, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है चाइना। हम सब जानते हैं गलवान वैली और उसके बाद कितनी सब कुछ चीजें हुई हैं। तो यहां पर अब टेक्स्ट बुक में यह लिखा गया है कि हम इसको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना बोल के डायरेक्टली चाइनीज एग्रेशन बोलेंगे। मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से तो ये हो जाता है ना कि भारत और चाइना दोनों यहां पर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना के एग्रेशन की वजह से ये बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सुलझ रहा है। तो अब टेक्स्ट बुक के अंदर यह बदलाव किया गया है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना बोल के इसको स्पेसिफिकली चाइनीज एग्रेशन बुलाया जाएगा। फिर यहां पर नेक्स्ट एक जो बड़ा चेंज की बात कही जा रही है वो है आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। पहले ये मेंशन नहीं था, क्योंकि आपको पता है हमारे देश के अंदर जो आर्टिकल 370 है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो पहले अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे पहले वाले वर्जन में तो उसमें लिखा हुआ है क्या, वाइल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव इक्वल राइट्स देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, जैसे जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट के कई एरियाज। लेकिन अब यहां पर जो नया टेक्स्ट बुक आया है उसके अंदर यह लिखा गया है however article 370 which contains special provision for Jammu Kashmir was abrogated in August 2019। मतलब ये जो प्रोविजन है उसको एक तरह से खत्म कर दिया गया है, ऐसा टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है। फिर इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट, आज के डेट में आप देखते हो ना हम लेफ्ट की विचारधारा, राइट की विचारधारा इस तरह से चर्चा करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली यूरोप के अंदर इलेक्शन हुआ, जो पूरा यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन था, मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें यहां पर बोला जा रहा है कि जो राइट की विचारधारा है वो काफी तेजी से और ज्यादा आगे बढ़ी है। तो भारत के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें लेफ्ट की विचारधारा को लेकर, तो पहले के टेक्स्ट बुक में यह लिखा हुआ था द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट ओरिजिनली रेफर्ड टू दोज इन फेवर ऑफ पुअर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब लेफ्ट विचारधारा वो विचारधारा है जो गरीबों के साथ है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो राइट की विचारधारा है क्या वो गरीबों के साथ नहीं है, क्या वो गरीबों के खिलाफ है। तो इसी की वजह से अब इसको बदलकर लेफ्ट की जो डेफिनेशन है देखिए वो क्या किया गया है, they are now defined as those favoring state control of the economy over free competition। तो बेसिकली एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये सही डेफिनेशन है कहीं ना कहीं कि लेफ्ट की जो विचारधारा वो विचारधारा है जहां पर लेफ्ट ये चाहता है कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल करे, मतलब सारी जो पावर है वो गवर्नमेंट के अंडर में हो, जो इंडस्ट्रीज हैं सब कुछ हैं तो वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही से होना चाहिए। वहीं राइट की विचारधारा अगर आप देखोगे तो कैपिटलिज्म की विचारधारा होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की विचारधारा होती है। तो ये अब पर्टिकुलरली इसको डिफाइन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट यहां पर एक और चीज है, देखिए क्या होता था कि काफी लंबे समय से आपने देखा होगा 2014 के पहले अगर आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट शेयर जोड़ देंगे जनरल इलेक्शंस में तो वो 50% को क्रॉस नहीं कर पाता था। तो पहले के टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ था कि सिंस 1989 इलेक्शन जो वोट्स हैं और जो सीट्स जीती जाती हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के द्वारा मिलाकर ये 50% को क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन 2014 के बाद से चीजें काफी डिफरेंट हो गई हैं, जैसा कि आप सबको पता है यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी है और उनको इनफैक्ट अगर आप सीट में देखोगे तो 50% से ज्यादा सीट मिले हैं पिछले 2 इलेक्शन में। अभी लास्ट वाला जो इलेक्शन हुआ था उसमें 240 सीट्स हैं। तो अब यहां पर इसको बदल के कर दिया गया है कि दे ऑफन एड अप टू मोर देन 50%।
ठीक है, एक्सेप्ट इन दीज ईयर्स, ऐसा इसके अंदर किया गया है। तो इस तरह के कुछ कई सारे चेंजेस किए गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको लेकर पॉलिटिकल अप्रोर हो गया है। यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो सरकार थोपना चाहती है बच्चों के ऊपर। यहां पर आप देख पाएंगे जो जयराम रमेश जी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी इज नो लॉन्गर अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, इट हैज बीन फंक्शनिंग एज आरएसएस एफिलिएट सिंस 2014। साथ ही साथ यहां पर जो एआईएमआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने यहां पर क्रिटिसाइज किया कि बाबरी मस्जिद का मेंशन क्यों हटाया गया, यहां पर उसको 3 डोम्ड स्ट्रक्चर क्यों बोला जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उसको तोड़ा गया था, उसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन वो चीज टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, उन्होंने इस चीज को डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम चाहते हैं कि यहां पर जो राइट्स वगैरह हैं वो सारी चीजें हम बच्चों को कम पढ़ाएं, क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट बच्चों के ऊपर डालता है। यहां पर वायलेंस और इस तरह की चीजें हम कम पढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा यहां पर यह है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं ये बस एक अपडेशन है, यहां पर कोई सिलेबस रिवीजन हम नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था ये बोलना कि आरएसएस की विचारधारा सरकार हमारे ऊपर थोप रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एनसीईआरटी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। बट आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी के जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसको लेकर क्यों इतना ज़्यादा अप्रोर हो रहा है, इश्यूज खड़े हो रहे हैं। आपका क्या सोचना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था हमारे देश में लागू किया गया था 1956 से, तो उस समय डैम को बिल्ड करने के अलावा कौन से सेक्टर के ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली फोकस किया गया था, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।